आपको याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि सदन किसी भी बिल को पास कर दे, चाहे वो संसद हो या विधानमंडल हो, वहां से पास हुए किसी भी बिल को राज्यपाल 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते और ये राष्ट्रपति पर भी आमद होता है। राष्ट्रपति ने इस निर्णय के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक रेफरेंस भेजा है, संदर्भ भेजा है, जिसमें उनसे सलाह देने को कहा है। तो ये कितना नायाब है ये मामला, ऐसा मामला जिसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में चीफ जस्टिस को लिखा है। चीफ जस्टिस ने अभी बस कल ही शपथ ली है। तो अब हम बात कर रहे हैं एडवोकेट आर के सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, संविधान और कानून के जानकार हैं। तो सिंह साहब, ये रेफरेंस कितना अपने आप में नायाब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में राष्ट्रपति जी ने चीफ जस्टिस को रेफरेंस भेजा है। 14 सवाल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है या उसको गाइड कर सकता है? नहीं, फर्स्ट तो इस बात को आप संजय जी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है कि वो राष्ट्रपति के किसी भी अधिकार को नियंत्रित कर सकता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है और राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के जानिब वो एब्सोल्युटली क्लियर हैं और कंफर्म अधिकार हैं, डेफिनेटिव अधिकार हैं। अब हाँ, ये बात तो तय है कि वही मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है 143 में, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये वाकई एक पहला केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही प्रेसिडेंट ने भेजा है। वो रेफरेंस क्या है, अगर उसको आम आदमी की भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश की गई है कि प्लीज इसको आप रिव्यू करें। और ये तो मौका था, सरकार के पास भी था, वो रिव्यू फाइल कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के पास भी था कि वो 3 जजेस, 5 जजेस, 8 जजेस, 7 जजेस, 9 जजेस की बेंच को भेज सकती थी। लेकिन अभी विगत दिनों में हो क्या रहा था कि सरकारों के ऊपर ये इल्जाम लग रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इंक्रोच कर रहे हैं। पिछले चीफ जस्टिस ने भी बोला था कि मेरे ऊपर तो इल्जाम लग रहे हैं कि मैं नियंत्रित कर रहा हूं। ये हाँ, हर बुद्धिजीवी वर्ग जो है जिसे कानून की जानकारी नहीं भी है वो भी इस बात को लेकर के बोलने लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों कर रहा है। तो सरकार ने निष्पक्षता और हार्मनी, जो इसको कहते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस होता है, उस इंस्टीट्यूशनल बैलेंस में राष्ट्रपति के उस पावर को इवोक किया और बोला कि ठीक है साहब, आपने अगर जजमेंट पास किया है तो इन 14 ग्राउंड्स पे आप एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दे दीजिए। सरकार के पास ये पावर थी, पहले की सरकारों ने ये किया था कि इस जजमेंट को अगर चाहती तो वो पलट सकती थी पार्लियामेंट के रास्ते। पहले भी ऐसा हुआ है, पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि ये मसला कोई साधारण मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये हमें समझना होगा, आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जानिब इस टाइप का फैसला कर दिया। जनरली आप देखेंगे कि तो फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप एक डॉक्ट्रिन है। वो कहता क्या है कि अगर कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो वक्त के साथ उसमें बदलाव नहीं हुआ है और वो समय के कसौटी पे खड़ा नहीं उतर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से उस लेजिस्लेटिव इंटेंट उसमें डाल देता है। लेकिन ये एक एडवोकेट के नाते जितनी संविधान की समझ हमें है, ये क्लियर कट केस ऑफ फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप नहीं है, क्योंकि इसमें आपने जो फिल किया है वो पूरे के पूरे एक्ट का नेचर ही बदल दे रहा है। आर्टिकल का, संविधान के आर्टिकल 200 चाहते हैं कि 142 में जो अधिकार मिले हैं, तो क्या ये उससे थोड़ा सा लिबर्टी ले ली गई है? उसमें नहीं, लिबर्टी ले नहीं गई है। ये हमें ये समझना होगा कि इस जजमेंट का इंपोर्ट कितना स्ट्रांग है। ये जो जजमेंट आया है वो आर्टिकल 200 के डीएनए को बदल दे रहा है और आर्टिकल के डीएनए को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये अधिकार विधायिका के ही पास है, क्योंकि आर्टिकल 200 में ये बातें 4 ही चीज हो सकती है। गवर्नर किसी बिल पे अपनी सहमति देंगे, सहमति नहीं देंगे, वापस उसको भेज देंगे या राष्ट्रपति पर भेज देंगे। लेकिन आपने तब तक क्या किया, आपने इस जजमेंट में क्या हुआ, उन्होंने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमीशन हुए, एमएम पुंछी कमीशन थे, वेंकट चलिया कमीशन थे, सरकारिया कमीशन थे, मालिमत कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी थी। सबने बोला था कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन था। कमिटीज का रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। आपने बैकडोर से उस रिकमेंडेशन को बाइंडिंग कर दिया। कायदे से ऐसे सिचुएशन में पहले भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मसलों में किया है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन देता है कि और पार्लियामेंट को यह सलाह देता है सरकार को कि पार्लियामेंट का रूट लेते हुए इसको आप बदल दीजिए।
कम से कम ऐसी एक्रिमनी तो नहीं होती, लेकिन ये एक एक्रिमोनियस सिचुएशन जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्रिमनी स्टार्ट हो गया है, जिससे बचना चाहिए था। जी, तो इसमें राष्ट्रपति जी ने जो 14 प्रश्न जिन पर मांगा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट गाइड कर सकता है। तो इस पर आपने बताया कि सलाह तो दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सरकार उसको माने या ना माने इस पर बाइंडिंग नहीं। ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप ऐसे हम लोग को दूसरे वे में समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट जो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन में बहुत काम करता है और वो अपने जजमेंट्स के थ्रू स्पीक करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं, लेकिन उसकी सलाह बाइंडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि विधायिका का जो नेचर होता है वो संविधान ने उसको तय कर दिया है। जजमेंट के नेचर बदलते रह सकते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जब तक आप एक्ट को नहीं बदलेंगे तब तक एक्ट के उस कैरेक्टर को भी नहीं बदल सकते। वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और जजमेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायरस को चेक करने का। लेकिन अगर आपके जजमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं तो देन वन मस्ट हैज टू गो एंड जजमेंट विल हैज टू गो। इसमें एक और बड़ी चीज की, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने कहा कि 3 महीने में आपको डिसाइड करना है, क्या संविधान बनाते समय इस मसले पर बात हुई थी कि टाइम फ्रेम दिया जाए या नहीं दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये ऐसा? नहीं, संविधान, ये तो हमारा बड़ा यूनिक चीज है। हमारी संविधान सभा जब चल रही थी तो शायद ही एक ऐसा कोई प्रोबेबल सिचुएशन होगा जो वो ब्रिलियंट लोगों ने उसको कंसीडर नहीं किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 75 एक्ट है वही तो बाद में आकर के आपका आर्टिकल 200 बना। तो संविधान सभा पे इस पर चर्चा हुई और बहुत बड़ी चर्चा हुई, जिसमें अम्बेडकर साहब ने भी बहस लिया था, यंगर साहब ने लिया था, सिन्हा साहब ने लिया था, और उन लोगों का एक मत से ये मानना था सबका कि गवर्नर जो है, जैसे शमशेर सिंह के जजमेंट में 1974 में ये बोला गया कि गवर्नर का रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, लेकिन वो जो पद है वो मतलब कॉस्मेटिक पद है। तो जब थोड़ा संविधान सभा में चलते हैं, संविधान सभा में जब इस पे बहस हुई तो बोला गया कि ठीक है, हम गवर्नर के विवेका डिस्क्रिप्शन पे इसको छोड़ते हैं और उसको बाइंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बाइंडिंग करेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि जो बिल उसके पास लाई जाती है, बहुत बार होता है कि केंद्र में कोई और सरकार है, राज्यों में कोई और सरकार है, केंद्र उसी मसौदे पे और बिल पास कर रहा है, राज्य सरकारें कुछ और कर रही है। अब वेस्ट बंगाल का एक केस देख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे सीआरपीसी जो नई क्रिमिनल लॉज हैं उसमें रेप और मर्डर के प्रोविजंस हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया और केंद्र को, राष्ट्रपति को भेज दिया। अगर गवर्नर उस पर बैठे हुए हैं तो फिर क्या गलती हो गई? अब एक मुल्क में क्या 2-2 सीआरपीसी के प्रोविजंस चलेंगे क्या? तो ये सिचुएशन भी देखना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इसको डिस्कस किया और बोला कि नहीं, ये गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे ही रहना चाहिए, तभी समन्वय बना रहेगा, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एरियाज वेयर एक्ट्स हैज टू बी पास्ड। तो अब ये इतिहास देखें और अभी के माहौल में सुप्रीम कोर्ट का ये रेफरेंस पे विचार करना, तो इसमें कहा जा रहा है कि 5 जजों की पीठ ही इस पर विचार कर सकती है, ऐसा है? कायदे से इसको 5 जजेस की पीठ को ही करना चाहिए, या उससे ज्यादा 5-7 ये तो होना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप एक जजमेंट से गवर्नर के पूरे ऑफिस को कंप्लीटली स्टैंड स्टिल कर दिए हैं। अगर गवर्नर का ऑफिस स्टैंड स्टिल हो रहा है तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति का हो रहा है तो कैबिनेट रुक जाएगी, अगर कैबिनेट रुक जाएगी तो पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टेनली कैन नॉट रिप्लेस पार्लियामेंट, नीदर पार्लियामेंट इज गोइंग टू रिप्लेस सुप्रीम कोर्ट। आपने इतनी पेचीदा बातें सरल अंदाज में समझाई, यानी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और जब बात जाएगी तो सभी लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पर कितने जजों की पीठ में विचार करता है, किस दिशा में विचार जाता है, और फिर फाइनल क्या आता है, जिसको देखने की उत्कंठा और उसकी उत्कंठा सारे लोगों के बीच है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें क्या आता है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।